नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम कुछ मिड कैप्स को फंडामेंटली एनालाइज करेंगे। ये काफी स्ट्रॉन्ग मिड कैप्स है। बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने इनके ऊपर एक पॉजिटिव कॉल दिया है, एक बाय कॉल दिया है। HDFC, ICICI सिक्योरिटीज जैसे ब्रोकरेजेस ने इनमें से काफी ज्यादा जो 3-4 मिड कैप्स जो हम डिस्कस करेंगे उनमें एक बाय कॉल दिया है। दीज मिड कैप्स डू नॉट बिलोंग टू द न्यू एज बिजनेस मॉडल्स, दे आर ट्रेडिशनल मिड कैप्स, दे बिलोंग टू द ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स। तो CFO टू EBITDA इनका पॉजिटिव है, अच्छा है, राइट। ROE वगैरह बिजनेस मॉडल पे कोई लोड नहीं है, ये सिक्लिकल्स है सारे। तो सिक्लिकल्स पे मैटर करता है कि आप किस वक्त में एंट्री करते हो, किस वक्त में एग्जिट करते हो। एग्जिट करना पड़ता है सिक्लिकल्स में। स्ट्रक्चरल कंपनीज में एग्जिट नहीं किए तो भी चलते रहते हैं वो, बट सिक्लिकल्स में एग्जिट करना पड़ता है। और एंट्री जिस तरह पे लेते हो या जिस प्राइस पे लेते हो, दैट मैटर्स अ लॉट, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट विद द एनालिसिस। द फर्स्ट कंपनी इज भारत कोकिंग कोल। 17,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का। बहुत रिसेंटली लिस्ट हुई है कंपनी। तो इसका जब IPO निकला था, जैन में IPO निकला था, एंड इनके लिस्टिंग गेन्स काफी सॉलिड हुए थे। तो जिन किसी को ये IPO मिला था, जिसने भी अप्लाई किया था, जिनको IPO मिला था, लिस्टिंग गेन्स उनके काफी स्ट्रांग हुए थे। इट्स अ सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया, राइट। एंड ये जो गवर्नमेंट का एक लार्जर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, उसके तहत ये एक IPO हुआ था। तो पूरा ऑफर फॉर सेल है, कुछ ऐसा केपेक्स वगैरह में पैसा इस्तेमाल नहीं होने वाला है। सो इट्स अ सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया। एंड इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इसका जो भी रेलेवेंस है, इट इज द होप ऑफ रिड्यूसिंग इंडियाज कोकिंग कोल डिपेंडेंस, राइट। तो नाम में ही कोकिंग कोल है, तो इट वांट्स टू रिड्यूस इंडियाज कोकिंग कोल डिपेंडेंस, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले कोकिंग कोल का सिग्निफिकेंस क्या है, कौन से एंड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, राइट। तो कोकिंग कोल जो है वो स्टील में इस्तेमाल होता है। तो स्टील में आपको दो पदार्थों की जरूरत होती है। यू रिक्वायर 2 रॉ मटेरियल्स टू मेक स्टील। वन इज आयरन ओर, जिसके हमारे पास बहुत सारे माइंस है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में। वी हैव अ लॉट ऑफ माइंस, आयरन ओर कैपेसिटीज बहुत है हमारे पास, बट वी डू नॉट हैव कोकिंग कोल। हाँ, कोल और कोकिंग कोल में फर्क होता है। थर्मल कोल और कोकिंग कोल में फर्क होता है। तो थर्मल कोल का इंडिया के पास 10 to 12% कैपेसिटीज है। मतलब दुनिया में जितना भी थर्मल कोल प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से 10% जो है वो कोल इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डिटेल्स है। देखो, थर्मल कोल का जो ये ब्लू में आप देखोगे वो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, राइट। तो काफी स्ट्रांग है। एंड कंजम्पशन जो है वो ग्रीन लाइन में है। तो बहुत थोड़ा सा इंडिया को कुछ कोल ना इंपोर्ट करना पड़ता है, जो ऑरेंज लाइन है, राइट। जबकि आप कोकिंग कोल देखोगे, राइट, द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज द ब्लू लाइन, राइट। प्रोडक्शन इतना होता है, बट द ग्रीन लाइन इज कंजम्पशन। तो इतना जो शॉर्टफॉल है, that is something gets imported with this orange line or blue line, orange line, right। तो orange line से import होता है। तो जो भी coking coal import होता है, it gets imported from Australia, and all these steel companies they have to import coking coal, right। तो thermal coal और coking coal में फर्क क्या होता है? तो thermal coal जो होता है उसमें ना impurities बहुत ज्यादा होती है, right, और it is predominantly used in power generation, electricity, right। जो coking coal होता है उसमें जो impurities, जो ash content है वो बहुत कम होता है, right। So if you want to make steel, you need coal which has impurities of, let's say, 12% or 14%, right। But जो थर्मल कोल होता है उसमें जो इंप्योरिटीज होते हैं वो 25% होती है। बट प्रॉब्लम ओवर हियर फॉर कोकिंग, भारत कोकिंग कोल ही की, ये भले कोकिंग कोल निकालता है बट इसकी इंप्योरिटीज 20% है। तो 12 to 14% लाने के लिए इसको वॉशिंग कैपेसिटीज, मतलब उस कोल को धोकर उसको साफ करके स्टील कंपनीज को देना पड़ता है, राइट, जो कि काफी एक एक्सपेंसिव चीज है। और जो भी इनकी केपेक्स है वो उसी के प्रति हो रहे हैं, राइट। तो करंटली अगर आप देखोगे इनके रेवेन्यू मिक्स में स्टील फॉर्म्स लाइक 4% ऑफ द रेवेन्यू मिक्स, राइट। मोस्टली जो भी है कोकिंग कोल जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो पावर कंपनीज को ही जाता है, राइट। तो एक तरह से ये थर्मल कोल और कोकिंग कोल के बीच में का डिफरेंस आई होप यू अंडरस्टूड। एंड थर्मल कोल इज यूज्ड फॉर पावर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो जो भी भारत कोकिंग कोल बना रही है वो भी अभी इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन को जा रहा है। जब तक उसको प्रॉपर्ली धोया नहीं जाएगा वो स्टील प्रोडक्शन में जाएगा नहीं। तो इसलिए कंपनीज जो भी केपेक्स कर रही है वो उसको वॉशिंग कैपेसिटीज, मतलब धोने का, एक तरह से उसको साफ करने का, सल्फ ऐश कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है थर्मल कोल में, राइट। तो उसको कोकिंग कोल के ऐश कंटेंट पे लाना पड़ता है, मतलब काफी कम इम्प्योर, या फिर उसको एक प्योर बनाना पड़ता है। सिंपल एज दैट, राइट। तो इसके जो प्राइसेस है, ये जो भी आप ब्लू देखोगे यहाँ पे, दिस इज कोकिंग कोल प्राइसेस, एंड sorry, these are the orange is coking coal prices and thermal coal prices are blue। तो जो coking coal होता है वो obviously महंगा होता है because it's a higher grade coal, right। and जब भी coal prices बढ़ते हैं, right, coking coal prices बढ़ते हैं या फिर thermal coal prices बढ़ते हैं, तब भारत coking coal को फायदा होता है, right। तो जब ये 2022-23 में जो रशिया का वॉर हुआ था, तो suddenly this company which was EBITDA per ton negative started becoming EBITDA per ton positive. Why? Because there was a constraint on the production capacities of coal, thermal
थर्मल कोल और कुकिंग कोल। तो जब भी विदेशी बाजार में जब भी कुकिंग कोल या फिर कोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो एबिटा पर टन हैज़ इंक्रीज। तो अभी जो कोल बोलो या कुकिंग कोल, थर्मल कोल बोलो, उनके प्राइसेस अभी थोड़ा नीचे गए हैं, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे आप देखोगे एबिटा पर टन कहीं ना कहीं थोड़ा रैशनलाइज हो रहा है, थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है, राइट। तो इस कंपनी का प्राइसिंग पावर नहीं है, राइट। जैसे मैंने कहा कि 25% जो है कुकिंग कोल का जो है 25% इंप्योरिटीज है, इसमें आपको 12 to 14% इंप्योरिटीज वाला कोल चाहिए, राइट। तो बिजनेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग है कंपनी, सीएफओ टू एबिटा पॉजिटिव है। बाकी साहब आप देख लीजिए नंबर्स काफी स्ट्रांग है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन द नंबर्स साइड, राइट। द नेक्स्ट कंपनी इज जिंदल स्टेनलेस, राइट। तो सबसे पहले ये समझाता हूं कि जिंदल जो स्टेनलेस स्टील होता है और कार्बन स्टील होता है, जो नॉर्मल स्टील होता है, कार्बन स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील में फर्क क्या होता है, राइट। तो स्टेनलेस कार्बन स्टील जैसे मैंने बताया कि इसको आयरन ओर और कोकिंग कोल से बनाया जाता है। जो स्टेनलेस स्टील होता है इसको क्रोमियम और निकल से बनाया जाता है, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रोमियम और निकल के प्राइसेस क्या है, राइट। तो यहां पे मैंने क्रोमियम और निकल के प्राइसेस दिखाए हैं, तो नीचे ही जा रहा है फिलहाल। तो ये कंपनी जो जिंदल स्टेनलेस है वो अपना जो नया केपेक्स है वो इंडोनेशिया में डाल रही है। इंडोनेशिया में इसलिए डाल रही है क्योंकि निकल वहां पे भरपूर है। तो इंडोनेशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ निकल, राइट। अगर निकल के प्राइसेस बढ़ जाए या फिर निकल के सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जिंदल स्टेनलेस को पड़ेगा, राइट। तो अगर आप देखोगे द कैपेसिटीज व्हिच वर 1.9 बिकेम 2.9 इन 2024 व्हिच आर 3 राइट नाउ एंड दे आर गोइंग टू गो टू 4.2। तो जो भी नए कैपेसिटीज आ रहे हैं वो इंडोनेशिया में आ रहे हैं। सो काफी ज्यादा डिमांड है जिंदल स्टेनलेस की या फिर स्टेनलेस स्टील की, राइट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्टेनलेस स्टील होता है इट इज फार मोर 3 to 4 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन नॉर्मल कार्बन स्टील, राइट। तो इसलिए एबिटा पर टन देखोगे जिंदल स्टेनलेस का इट इज मोर देन जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील एंड सेल, राइट। तो जिंदल स्टेनलेस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू, इट्स द मार्केट लीडर, 55% मार्केट शेयर है और स्टेनलेस स्टील ही मैन्युफैक्चर ज्यादा करती है, राइट। 65% इनके फ्लैट प्रोडक्ट्स होते हैं, 25% लॉन्ग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में ना सीरीज होते हैं, तो इफ 200 का सीरीज होता है, 300 का है, 400 का होता है, राइट। 200 का सीरीज जो होता है उसमें अगर देखोगे कॉपर और मैंगनीज होता है और ये हमारे जो घर का जो यूटेंसिल होते हैं, बर्तन होते हैं, उसमें जाता है। तो जिंदल स्टेनलेस जो है ये बर्तन बहुत ज्यादा बनाती है, राइट। जो 200 सीरीज का जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो बर्तन यूटेंसिल्स किचनवेयर बनते हैं, वो बहुत ज्यादा बनाती है। कहां पे ये कम पड़ती है, इट इज इन द 300 to 400 सीरीज वेर इन इंडस्ट्रियल स्टेनलेस स्टील की, जहां पे फास्टनर्स बेल्ट्स पे जो भी लगते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स पे फास्टनर्स में जो लगते हैं, दैट इज वेयर इट इज लैकिंग। दैट्स व्हाई 36% ऑफ द स्टेनलेस स्टील गेट्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, राइट। तो 36% डिपेंडेंसी है हमारी, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है। ये इस कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर जा रहा है क्योंकि द डिमांड फॉर स्टेनलेस स्टील इज जस्ट गोइंग अप, राइट। तो इंडिया ने सेफगार्ड ड्यूटीज लगा दी है स्टील के, राइट। 11 to 12% सेफगार्ड ड्यूटीज है, तो डंपिंग वगैरह का गेम नहीं है। दिस इज मोस्टली एन इंडिया स्टोरी नाउ एंड जिंदल स्टेनलेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज एंड इंडस्ट्रीज जहां पे एक तरह से स्टेनलेस स्टील की जरूरत है एंड इट हैज एन इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। हाई मार्जिन प्रोडक्ट मिक्स है इनका, राइट। नॉर्मल स्टील कार्बन स्टील से ज्यादा महंगे होती है जिंदल की स्टेनलेस स्टील, राइट। इफ यू लुक एट द नंबर्स अगेन, CFO to EBITDA, ROE, all are good numbers. No problem with the business model as well, right? So a lot of companies that I discuss over here, I add them to my portfolio. So if you want to access my portfolio, you can take the membership option. उसमें मैंने दुनिया भर के एक तरह से जो भी एसेट क्लासेस होते हैं, बेस मेटल्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा कमेंट्री देता हूँ, जो भी मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। गो थ्रू द माय पोर्टफोलियो एक्सप्लेन वीडियो व्हिच आई हैड डन 2 weeks back, and if you like that video you can take up the subscription, right? The next 2 companies are refiners, मतलब ऑयल रिफाइनर्स। ऑयल का जो भी एक्सप्लोरेशन होता है वो ONGC, ऑयल इंडिया जैसे कंपनीज करते हैं और उसको रिफाइनिंग जो है, मतलब वो क्रूड ऑयल को साफ ऑयल, डीजल, पेट्रोल बनाने का काम ये CPCL और मैंगलोर रिफाइनरी जैसे कंपनीज करते हैं, राइट। तो बिफोर trying to understand these companies, I'll just go through these 3 to 4 metrics which are very very important to understand oil companies, right? तो सबसे पहला जो है gross refining margins। gross refining margins क्या है, right? तो अगर समझो मैंने क्रूड $64 में खरीदा, राइट। अभी का जो प्राइस क्रूड का चल रहा है $64, राइट। और उसको पेट्रोल या डीजल बना के मैंने $120 में बेच दिया, राइट। तो $56 इज माय ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। तो यहां पे अगर आप देखोगे ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन 2023 2024 में एकदम नीचे चला गया था, अब ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन एकदम ऊपर चला गया। क्यों चला गया ऊपर, राइट। दूसरा विंडफॉल टैक्स एक्सप्लेन्स इट, राइट। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो ना
लेट्स से क्रूड आपने 120 जो क्रूड 64 में प्रोक्योर किया एंड $120 में बेच दिया, राइट? तो गवर्नमेंट बोलता है यार $120 तो यार तुम बहुत अच्छा पैसा बना रहे हो, तुम तो पीएसयू हो, राइट? हम चाहते हैं कि तुम ना सिर्फ इतना ही प्रॉफिट बनाओ, जो $95 तक का प्रॉफिट है ना उतना ही बनाओ तुम, राइट? ऊपर का जो $25 है ना वो हमको दे दो, उसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं, राइट? विंडफॉल टैक्स, राइट? जो रिफाइनर्स पे लगता है। तो गवर्नमेंट का जो विंडफॉल टैक्स था जनवरी में वो निकल गया, इसलिए सडनली आप देखोगे कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन से एकदम छप्पर फाड़ के ऊपर चले गए, राइट? तो गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स निकाल दिया। गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम दीज कंपनीज, बोल रहा है कि जो भी प्रॉफिट बना रहे हो खुद के पास रखो, आगे जब बुरा वक्त आएगा तब देखेंगे हम क्या करना है, राइट? तो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन एंड विंडफॉल टैक्स इज क्लियर, राइट? डीजल क्रैक, राइट? द डिफरेंस बिटवीन, तो लेट्स से $64 में मैंने क्रूड खरीदा, $65 में मैंने क्रूड खरीदा और उसका $120 में मैंने डीजल बना के बेच दिया। डीजल इंपॉर्टेंट है इन दोनों कंपनीज के लिए बिकॉज 48% ऑफ देयर रेवेन्यू मिक्स और 45% ऑफ देयर रेवेन्यू मिक्स कम्स फ्रॉम डीजल। डीजल होता है, पेट्रोल होता है, पेट्रोल इज लाइक 9%, लाइक 22% ओवर ईयर। तो इसलिए डीजल क्रैक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ द प्राइसेस ऑफ डीजल क्रैक आर मोर देन द प्राइसेस ऑफ क्रूड, ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हो वो डीजल क्रैक का प्राइस है और रेड लाइन जो देख रहे हो वो आप क्रूड प्राइसेस का क्रूड ऑयल का प्राइसेस है। सो इफ इट इज मोर देन दीज कंपनीज सडनली टर्न प्रॉफिटेबल, राइट? इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। दैट्स व्हाई इफ यू सी जो ये डीजल क्रैक के प्राइसेस दिसंबर में काफी ज्यादा पॉजिटिव टेरिटरी में चले गए बिकॉज देयर आर सर्टेन सप्लाई कंस्ट्रेंट्स इन यूरोप। तो यूरोप इतना डीजल नहीं दे रहा है, तो इन कंपनीज को, ये दो कंपनीज को डीजल देना पड़ रहा है ग्लोबल मार्केट्स को। दैट्स व्हाई यू सी इन द लास्ट 2 months ये विंडफॉल टैक्स निकलने की वजह से और डीजल क्रैक के प्राइसेस जाने की वजह से, राइट, या बढ़ने की वजह से इन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस ऊपर गए। सो व्हाट इज द बुल केस फॉर दीज टू कंपनीज, राइट? क्रूड बिकम्स चीपर। अगर क्रूड जो $64 पर बैरल पे ट्रेड कर रहा है, लेट्स से वो $55 पर बैरल पे हो जाएगा, देन दीज कंपनीज आर गोइंग टू गेट चीपर क्रूड, राइट? सस्ते में, ये 64 की जगह 55 में हो जाएगा। तो सस्ते में आप माल उठा रहे हो, आप 120 में बेच रहे हो, तो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। बट 80% ऑफ द एनालिस्ट और 80% ऑफ द एनालिस्ट आर सेइंग कि क्रूड के प्राइसेस ना और सस्ते हो गए क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने वो ड्रिल बेबी ड्रिल किया है, तो उनके शेल प्रोडक्शंस और बढ़ेंगे, राइट? सो ओनली इफ यू आर अ कंट्रेरियन, अगर आपको लगता है कि क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, देन यू डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, राइट? इफ यू आर 100% श्योर, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज, कि क्रूड के प्राइसेस कम होंगे, देन यू कैन लुक एट दीज कंपनीज, राइट? तो क्रूड प्राइसेस बिकम चीपर इज गुड फॉर दिस, राइट? डीजल क्रैक प्राइसेस गोइंग अप, तो ये अगर ब्लू वाली लाइन और ऊपर चले जाए और रेड वाली लाइन और नीचे चले जाए तो ऑब्वियसली इन कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, राइट? विंडफॉल टैक्स तो जा चुके हैं, सो देयर इज नथिंग ऑन विंडफॉल टैक्स right now, right? तो CPCL is a subsidiary of IOCL, तो CPCL रिफाइन करती है और IOCL को बेचती है, तो उसका एक ही कस्टमर है IOCL, उसको बेचती है। सिर्फ 5% एक्सपोर्ट है। कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी, मतलब गार्बेज क्रूड भी एक तरह से प्रोसेस करती है। रिलायंस के पास भी काफी कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है। गार्बेज क्रूड मतलब जो गंदा वाला क्रूड जो होता है, जो एकदम हार्ड होता है, हाई इन सल्फर होता है, वो भी एक तरह से रिफाइन करती है, राइट? MRPL जो है इट्स अ सब्सिडरी ऑफ ONGC, तो ऑयल खरीदती है ONGC एंड उसके खुद के बहुत सारे आउटलेट्स वगैरह है, एविएशन फ्यूल वगैरह भी बनाती है, 40% एक्सपोर्ट करती है। दैट्स व्हाई यू सी MRPL का स्टॉक प्राइस ज्यादा ऊपर गया एज कंपेयर्ड टू CPCL, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, राइट? आप डॉलर्स में कमा रहे हो, आप रुपीज में नहीं कमा रहे हो और गवर्नमेंट आपसे कोई पैसा नहीं लेने वाली है, राइट? सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ 4 कंपनीज। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज गिव मी अ सिंपल लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।